A to Z हाउसिंग सॉल्यूशंस बाय सोसाइटी प्लस। पुणे, मुंबई और देश के अनेक बड़े शहरों में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आज बड़े तादाद में शुरू है। पर रीडेवलपमेंट के साथ आने वाले सरकार के कई सारे एक्ट्स, बायलॉज, एफएसआई, टीडीआर, इन सारी टर्म्स को सुनने के बाद रीडेवलपमेंट की ये राह बड़ी मुश्किल लगने लगती है। बट वरी नॉट, योर सोसाइटी आर सॉल्यूशंस, इस हमारे नए पॉडकास्ट में हम रीडेवलपमेंट से लेकर हाउसिंग सोसाइटीज, अपार्टमेंट्स, मेंबर्स और बिल्डर्स को परेशान करने वाले कई सारे इश्यूज पर हम एकदम सॉल्यूशन ओरिएंटेड चर्चा करने वाले हैं। सुनते रहिए योर सोसाइटी आर सॉल्यूशंस। After receiving stunning response to the Marathi podcast, we at Society Plus are extremely happy to come up with our new bilingual podcast, Your Society, Our Solutions, in which we are going to interact in Hindi as well as in English. Vijay Oswal, the managing director of Society Plus, is with us today. Hello, Vijay sir. Hello. Sir, here is the first question. We are starting our podcast with the important topic of redevelopment. Could you please explain what exactly redevelopment mean in today's perspective? Definitely. I would say कि redevelopment is not just about construction anymore. If we think about redevelopment from a different perspective altogether, thinking about member and the developer, first and foremost aspect is that the member gets a additional carpet area absolutely free of cost, which means हम एक जीरो कॉस्ट मॉडल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे मेंबर को उनका नया घर इंक्रीज्ड कारपेट एरिया के साथ कि बिना किसी पैसा खर्चा किए उनको मिलता है। सेकेंड एडवांटेज है कि पुराने घर के एम्यूनिटी स्पेसिफिकेशंस और आज के नए तंत्रज्ञान के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज है उसके हिसाब से मिलने वाले नए स्पेसिफिकेशंस और एम्यूनिटीज़, ये एक एडेड एडवांटेज है। थर्ड है कि उनकी नई जनरेशन भी इस नए घर में रह सकती है, जिसको बाहर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आज हम ये सोचें कि वी हैव अ मेंबर हैज़ टू बाय अ बिगर फ्लैट, देन ही हैज़ टू ट्रैवल 4 to 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी। बट इन केस ऑफ रीडेवलपमेंट उसी जगह पे रह के उनको एक बड़ा फ्लैट मिल सकता है, तो उसके लिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड दे कैन स्टे इन द हार्ट ऑफ द सिटी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडेड एडवांटेज ऑफ रीडेवलपमेंट। और डेवलपर की अगर हम बात करते हैं, तो डेवलपर जो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करता है, उसको एक श्योरिटी रहती है कि जो भी रिटर्न उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके उनको 100% रिटर्न्स मिलेंगे इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन दैट रीडेवलपमेंट इज़ a value addition to the members of the society. Great. So you are saying that redevelopment is a win-win situation for members as well as developers. Definitely. Right, sir. Vijay sir, as per Times of India's latest news report, out of 1 lakh registered housing societies across the state, as many as 40% societies are thinking about redevelopment. पिछले 5 सालों में रीडेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, ऐसा लगता है आपको? डेफिनेटली लगता है कि रीडेवलपमेंट की मांग बढ़ी है, एंड देयर इज़ ऑल्सो रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज 2017 के पहले जब कॉरपोरेशन के डीस रूल्स फाइनल नहीं हुए थे, तो उस वक्त देयर वर सर्टेन लीगल कॉम्प्लिकेशंस, द डीपी वाज नॉट फाइनलाइज्ड ऑफ द पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें थी। बट अगर आप देखेंगे कि 2017 में रेरा कायदा आया, और रेरा कायदा आने के बाद देयर वाज अ पैटर्न चेंज इन डेवलपर्स वर्किंग पैटर्न। उनके ऊपर थोड़ा अंकुश आया कि अगर हमको काम करना है तो हमको ये लीगल फ्रेमवर्क में रह के ही काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेंबर्स को एक एश्योरेंस आया कि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, और उनको एक सिक्योरिटी की फील आई। और उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यूनिफाइड डीसी रूल UDCPR पब्लिश किया पूरे महाराष्ट्र के लिए, सिर्फ उसमें से बॉम्बे और ठाणे को उन्होंने एक्सक्लूड किया था। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि सोसाइटी जो ज़मीन की मालिक है, दे वर एनेबल्ड टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ द एडिशनल FSI, TDR, व्हाट इज ए पेड FSI, प्रीमियम FSI, जिसकी वजह से ये उनको एक बहुत रीजनेबल अपॉर्चुनिटी लगी, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सो इन शॉर्ट, रेरा, यूनिफाइड डीसी रूल, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें आने से
डेवलपर में और मेंबर्स में एक अलग तरह की क्लैरिटी आई और उसकी वजह से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और रीडेवलपमेंट पॉसिबल हो गया। और उसमें गवर्नमेंट ने भी साथ दी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने भी मेंबर्स को सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना और उनको एक एक्सटेंड की एक हेल्पिंग हैंड जहाँ पे वो रीडेवलपमेंट को जा सकते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन जो था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और सोसाइटी के बीच में, वो भी स्ट्रांग हो गया। और ये रीज़न है, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स काफ़ी हद तक अभी बढ़ने लगे। सो आई फील कि दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर डेवलपर्स एज़ वेल एज़ सोसाइटीज़। Sir, one thing is very clear from your vital insights that there is a huge demand for redevelopment today. But do we really have that many developers? मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए किसी एक्सपीरियंस्ड बिल्डर के हाथ में जाए. सो व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ अ राइट बिल्डर? सर डेफ़िनेटली आप जो बोल रहे हैं कि रीडेवलपमेंट की डिमांड गई है। पैरामीटर्स की अगर बात करें, पैरामीटर्स की बात करने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि द डेवलपर हू इज़ गोइंग टू कोप अप विद द इंक्रीज़ डिमांड हैज़ टू बी इक्विप्ड डेवलपर। एंड व्हेन वी से इक्विप्ड डेवलपर मीन्स फ्रॉम एवरी एंगल, he should be ethical builder who should be financially strong, he should be aware about the latest technologies of construction. So there is I would say that there is a definitely difference between a regular construction and a redevelopment project. इन रेगुलर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि पूरा कंट्रोल डेवलपर के हाथ में होता है, लेकिन रीडेवलपमेंट के इसमें आपका डीलिंग डायरेक्ट मेंबर के साथ होता है। तो आपको मेंबर को समझना होता है, उसकी परेशानी समझनी होती है, उनके लेवल पे जाके बात करना होता है, जो रेगुलर कंस्ट्रक्शन में पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके कुछ क्राइटेरियाज़ है कि अगर अगर आपको एक अच्छा बिल्डर चुनना है तो उसके पैरामीटर्स क्या है? तो रीडेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेंबर मैनेजमेंट। मेंबर मैनेजमेंट हम समझते हैं कि ये की रोल है और उसका बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रीडेवलपमेंट प्रोसेस टिल द हैंडओवर ऑफ द न्यू फ्लैट टू द मेंबर। तो इस प्रोसेस पे जो डेवलपर इस चीज़ को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकता है, वो इस प्रोसेस में सक्सेसफुल डेवलपर माना जाता है। तो इसके जो क्राइटेरियाज़ है, जो निकष है, वो इस तरह से है। एक तो रीडेवलपमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए उस डेवलपर को। उस डेवलपर का कम से कम एक प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ही शुड हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसर्न्स ऑफ द मेंबर्स और उसको एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग चाहिए, बिकॉज़ अगर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होगी तो वो प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट एंड नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट यूडीसीपीआर। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे कंस्ट्रक्शन का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो डेवलपर शुड प्रेजेंट द अबव थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर वे, जहाँ पे वो एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट कर सकता है मेंबर्स में और उनको ये दिलासा दिला सकता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको आपके टाइमलाइन में पूरा करके देगा। अगर ये क्राइटेरियाज़ डेवलपर मीट करता है तो मुझे नहीं लगता कि रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट सक्सेस होने में कोई तकलीफ हो सकती है। और इस वजह से आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से 2017 के बाद जब रेरा आया, 2020 में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट आया, उसके बाद रिडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स काफ़ी हद तक पूना में बढ़ने लगे। That's very insightful, sir. Thank you for explaining in detail. Sir, various news reports explain how project management consultant play an important role in the entire procedure of redevelopment. आपकी कंपनी सोसाइटी प्लस भी ऐसी पूरी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की जिम्मेदारी लेती है? येस, हम बिल्कुल लेते हैं। वी डू प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज एंड वी हैव ऑब्जर्व दैट वी हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 35 ईयर्स इन दिस फील्ड एंड व्हाइल लुकिंग एट रीडेवलपमेंट एज अ होल, हम समझते हैं इट इज़ नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स और लीगल एस्पेक्ट्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इन दिस इज द ट्रस्ट वर्दीनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ द मेंबर्स। एंड अदर देन दिस देर आर also financial aspects, which is one of the most important factor. And in order to meet the above factors, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि सोसाइटी की जो रिडेवलपमेंट कमेटी होती है या सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी होती है, वो ये सारी ज़िम्मेदारी अपने आप ले सकते हैं क्या? उनके अंदर वो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है क्या, जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और वो प्रोजेक्ट को एक अंत तक लेके जा सकते हैं? और उसी वजह से कोऑपरेटिव कमिश्नर ने रिडेवलपमेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्रकल्प व्यवस्थापन सलाहकार का रोल डिफाइन किया है उनके सर्कुलर में, जो 4 जुलाई 2019 का है। वो अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है थ्रू आउट द प्रोसेस, और वो सर्कुलर बहुत क्लियरली ये स्टेट करता है कि आपको अगर रिडेवलपमेंट करना है तो यू हैव टू अपॉइंट अ पीएमसी हु विल एग्जीक्यूट द एंटायर प्रोसेस फॉर योर सोसाइटी, वेयर इन देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस कंसल्टेंट्स लाइक लीगल कंसल्टेंट्स,
फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट है, कोऑपरेटिव कंसल्टेंट है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। तो ये सारे कंसल्टेंट्स अगर है तो आपका ये प्रोजेक्ट 100% पूरा हो सकता है। और ये कंसल्टेंट्स का जब दिमाग में आया तो वी गेव टू अ थॉट प्रोसेस कि सोसाइटी प्लस ये सारे सर्विसेज अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द चैनल ऑफ सोसाइटी प्लस। जो सोसाइटी के लिए बहुत कन्वीनियंट होगा, उनकी जो विश्वासार्हता है वो बनी रहेगी, सो दैट द प्रोजेक्ट कैन रीच टू इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन। एंड इफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल, वेयर ही और शी कैन अंडरस्टैंड द कंसर्न्स ऑफ द मेंबर्स, अगर वो डेवलपर से कोऑर्डिनेट कर सकता है और प्रोजेक्ट को कंप्लीशन स्टेज तक लेके जा सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ हमने 2013 में रीडेवलपमेंट के ये सारे सर्विसेज चालू किए और इनिशियली 3-4 प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट किए जिसमें हमको 100% सक्सेस मिला। एंड वी ऑल्सो एंश्योर्ड कि जो भी कोऑपरेटिव के नॉर्म्स है वो हमने पूरे कंप्लाइड किए, जिसकी वजह से मेंबर में और हमारे खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि मेंबर एक्सपेक्ट क्या करता है और उनको डिलीवरी क्या चाहिए। तो ये बेसिक होता है कि डेवलपर डिलीवरी क्या करेगा और उसकी मेंबर की उसके साथ एक्सपेक्टेशन क्या है। इसलिए हमें बड़ा गर्व है ये कहने के लिए कि आज हम ऑलमोस्ट 21 प्रोजेक्ट्स पे इसी लाइन्स पे काम कर रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि वी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ मीडिएटर बिटवीन द डेवलपर, द सोसाइटी एंड आवरसेल्व्स। तो ये पूरा रिडेवलपमेंट का है और आज की ये ज़रूरत है कि सोसाइटी ने पीएमसी अपॉइंट करना चाहिए और हम इसको एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी समझते हैं, एक अपॉर्च्युनिटी समझते हैं और सोसाइटी प्लस इसको एक सोशल ऑब्लिगेशन भी समझता है कि हमको सोसाइटी ने इतना दिया है तो हम भी सोसाइटी को कुछ देना बनता है, विच वी कंसिडर दैट इट इज़ अवर सोशल ऑब्लिगेशन। क्या बात है सर। करंटली यू आर वर्किंग ऑन 21 प्रोजेक्ट्स एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये बहुत ही बड़ा नंबर है सर। ऐसा कहते हैं कि हर एक मकान का, अपार्टमेंट का अपना एक लाइफ होता है। वो कितना है ये कैसे पहचाना जा सकता है? मतलब सिर्फ अपार्टमेंट को 30-40 साल हुए हैं, इसी वजह से रीडेवलपमेंट का डिसीजन लेना चाहिए या उससे पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट जैसी उपाय योजना करना जरूरी है? Necessary means necessary, not ki that only if the building is 30 to 40 years old, structural audit can be the only criteria. As I said in my earlier process that हम एक जगह में रहते 30-40 साल से और अगर हम ओवरऑल अभी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी देखें, एडवांस टेक्नोलॉजी देखें और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो यूनिफाइड डीसी रूल आया है, जिसकी वजह से जो पुराना मकान है, जो पुरानी ज़मीन है, उसके ऊपर एडेड एडवांटेज मिलता है ऑफ एफएसआई बेनिफिट्स जो भी है, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये सोसाइटी को गवर्नमेंट ने दी है बिकॉज़ सोसाइटी इज़ द ओनर ऑफ द लैंड। तो उसमें क्या होता है, एक तो नया फ्लैट मिलता है, इंक्रीज़्ड कारपेट एरिया मिलता है और कुछ अलग क्राइटेरियाज़ भी है। जैसे अभी क्या होता है कि फैमिलीज़ बड़े हो रहे, 30 साल पहले देखेंगे तो फैमिलीज़ छोटे थे, अभी फैमिलीज़ बड़े हो गए तो उनके रिक्वायरमेंट बड़े हो गए, उनको रहने के कमरे ज़्यादा चाहिए। तो रीडेवलपमेंट की वजह से आपको छोटी जगह की जगह आपको बड़ी जगह मिलती है, बड़ा फ्लैट मिलता है, तो आपके नंबर ऑफ मेंबर्स जो बढ़ गए उनके लिए भी एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि नेसेसरी नहीं है कि 30-40 साल के बाद आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट करना ज़रूरी है, वो वन ऑफ द क्राइटेरियाज़ डेफिनेटली है। बट उसके पीछे ये एडवांटेजेस भी है कि आपका जो सपना है, एक नया घर, एक बड़ा घर मिलने का, वो इस रिडेवलपमेंट के प्रोसेस के साथ हो सकता है। So not necessary that structural audit is the only criteria, but as I said, there are so many added advantage, and so it is a joint responsibility to fulfill the dream of redevelopment with the support of the government, they who has issued the redevelopment process, and we are executing. So we as a PMC is also important, and the society. So it's a joint responsibility of all these factors wherein the development project can be successful. So I feel that structural audit is one of the criteria, but there are other hidden benefits to the members also. एग्जैक्टली सर। मतलब आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन बहुत बार होता क्या है कि घर के बड़े बुजुर्ग लोगों को रीडेवलपमेंट के लिए कैसे राजी किया जाए, ये समस्या आज के यंग जनरेशन को सताती है। क्या सलाह देंगे आप उनको? सर बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा विषय छेड़ा है यहाँ पे और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्या होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत इमोशनल इशू है। ये लोगों के साथ और ज़मीन से जुड़ा हुआ सवाल है। तो रीडेवलपमेंट क्या होता है, हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस है कि हमने जितने रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, वहाँ पे 70% से ज़्यादा मेंबर जो है, वो सीनियर सिटीज़न है एंड दे हैव बीन स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर प्रीमाइसेस फॉर मोर देन 40 ईयर्स। एक इमोशनल रिलेशनशिप उनका क्रिएट हो जाता है और इस स्टेज पे आके उनको अगर
चेंज को अंडरगो जाना पड़ता है तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उनको एक माइंडसेट होता है कि नहीं नहीं हम यहाँ से नहीं जा सकते, तो वो उनका माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है जो उनको एक्सेप्टेबल्स नहीं होता है, विच क्रिएट्स अ रेजिस्टेंस। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम only law or benefits are not important, but to make them understand and make them realize the importance of redevelopment, ये बहुत ज़रूरी है। To make them understand and understand their concerns, what is there in their mind, how their security can be impact, and to provide them assurance कि मैं आपके साथ हूँ, डे वन से लगा के पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने तक हम आपके साथ रहेंगे। ये अगर उनको दिलासा मिलता है तो सीनियर सिटीजन्स को भी दिक्कत नहीं आएगी। सो मेरा ऐसा मानना है कि उनको ये दिलासा देना है कि आप किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी फेस नहीं करेंगे, आप लीगली अश्योर्ड रहेंगे, यू विल नॉट फेस एनी मेंटल एंड फिजिकल एगनी, and we will also ensure to provide a security of reallocating you in the new flat. And if you can provide this kind of trust in this manner, then these senior citizens, I'm sure, will 100% join the development process. And the reason why I am so confident about is this: till now, during the process of working in the development projects, out of 15 projects, we have worked on 3 projects, and we have worked in the similar way where maximum members were senior citizens, and understanding them, understanding their concerns, we have executed these projects and we have achieved success. And after that only, we have been working on 21 projects today, wherein major involvement is of senior citizens. And while working with them with this level of trust, we have a good experience, and they also need all this. They also need a new flat. But एक थोड़ी डर रहती है कि होगा नहीं होगा, बिल्डर भाग के गया तो क्या, बिल्डर ने अधूरे में काम छोड़ दिया, बिल्डर के पास पैसा नहीं रहा, तो ये सारी चीज़ें भी रहती है। So the only thing they need is security, they need trust, and there is someone to hold hand in hand in the entire process. I would like to go one step ahead and tell you that Society Plus during the COVID situation has completed the entire redevelopment process of one society in Kothur in just 5 months, wherein more than 70% people और members were senior citizens, और आज उसका कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चालू है। तो सीनियर सिटीजन्स को साथ में लेके जाना, एक विश्वासार्हता उनके अंदर निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, जो हमने सक्सेसफुली किया है। सो वी हैव सेट एन एग्जांपल एंड वी कैन डेफिनेटली डू इट। Very well explained, sir. As you rightly said, security and trust are the most important factors to ensure success of any redevelopment project. रीडेवलपमेंट में सेल्फ रीडेवलपमेंट या प्राइवेट बिल्डर को सोसाइटी हैंड ओवर करके रीडेवलपमेंट किया जा सकता है. कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट बोथ दीज प्रोसेसेस? Yeah, definitely. What happens in the process of self-redevelopment on the basis of benefit of additional FSI to the society? Society has two options. Either society can go for self-redevelopment or they can appoint a developer on a joint venture basis. Now, in case of self-redevelopment, सोसाइटी को क्या करना होता है? सोसाइटी को खुद के फंड्स या तो खुद रेस करने पड़ते हैं या बैंक से लोन करना पड़ता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को लेनी पड़ती है, राइट फ्रॉम अपॉइंटिंग एन आर्किटेक्ट, अ लीगल कंसल्टेंट, अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एंड देन दे हैव टू एग्जीक्यूट दैट प्रोजेक्ट ऑन देयर ओन। सो दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसमें वो क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिस पे काम करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं, जो भी एडिशनल एरिया मिलता है मेंबर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो फ्री सेल का एरिया होता है, वो फ्री सेल का एरिया मार्केट में ओपन रेट से बेच के उसके जो बेनिफिट्स आते हैं वो सारे मेंबर्स में या तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या उनके जनरल बॉडी में अगर ये डिसीजन होता है कि ये फ्री सेल का एरिया बेचना नहीं है, ये मेंबर्स को देना है और मेंबर्स वो पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये जनरल बॉडी में डिसीजन होता है। और दे कैन ऑल्सो अपॉइंट अ बिल्डर ऑन अ जॉइंट वेंचर बेसिस, जहाँ पे वो एक डेवलपर को बोलेंगे कि वाह एक काम करो 40% आप ले लो, 60% हमको दे दो, तो परसेंटेज बेसिस पे ये शेयरिंग मॉडल में रिडेवलपमेंट, सेल्फ रिडेवलपमेंट हो सकता है। और अदर ऑप्शन है कि आप पूरा मतलब रीडेवलपमेंट की जिम्मेदारी बिल्डर पर सौंप दीजिए. या ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर को दे दो और उनसे एक परसेंटेज इन जॉइंट वेंचर फिक्स कर दो, एंड देन दे विल वर्क अकॉर्डिंगली। Okay, okay. Sir, here is a last question. What steps one can initiate while redeveloping an old bungalow? सी बंगलो, मैं समझता हूँ कि जिसका बंगलो है, ज़मीन उसकी है, वो ज़मीन का मालिक है। सो मैंने जैसे मेरे पहले प्रोसेस में बताया कि एवरीवन इज़ एलिजिबल एंड कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द न्यू यूनिफाइड डीसी रूल, वन हु इज़ द ओनर ऑफ द लैंड और बंगलो। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टन गाइडलाइंस टू प्रोवाइड ईज एंड कम्फर्ट टू द लैंड ओनर्स। सो इफ़ यू आर द ओनर ऑफ द लैंड और बंगलो, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ यू शुड प्रिपेयर द फिजिबिलिटी। अगर आप आर्किटेक्ट से फिजिबिलिटी बना के लेते हो,
तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि मुझे एडिशनल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कितना मिलने वाला है, और अगर मैं एडिशनल कंस्ट्रक्शन खुद के लिए रख के बाकी अगर सेल करता हूँ, तो उसका मुझे क्या बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा लगता है कि बाबा ठीक है, डेवलपर को देना है, नहीं देना है, ये निकष किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। एट द सेम टाइम सिर्फ डेवलपर पे डिपेंड रहना वाजबी नहीं होगा, आपने उसका फिजिबिलिटी बनाना चाहिए, और फिजिबिलिटी के साथ साथ आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपका लीगल सिक्योरिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। सो अगर बंगलो ओनर है और उसको रिडेवलपमेंट करना है, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू रिडेवलपमेंट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच विजय सर। रीडेवलपमेंट ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, बट यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। वी शैल कंटिन्यू डिस्कसिंग की टॉपिक्स रिलेटेड टू रीडेवलपमेंट इन आवर अपकमिंग एपिसोड्स। अगर हमारे लिसनर्स को सोसाइटी प्लस को अप्रोच होना है तो प्लीज़ www.societyplus.co.in इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। अभी आपने सुना विजय ओसवाल और निरंजन मेढेकर की आवाज़ में योर सोसाइटी आर सॉल्यूशंस ये पॉडकास्ट। ये सोसाइटी प्लस की निर्मित तथा साउंड्स ग्रेट और मीडिया नेक्स्ट की प्रस्तुति है।